नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की समय सीमा जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे तमाम पॉलिटिकल स्टंट भी सामने आते जा रहे हैं। नेताओं के बयान और मुद्दे भी गरमाते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मुद्दा है 17 अति पिछड़ी जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने को लेकर। इस पर भाजपा की सरकार में सहयोगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है और आरक्षण दिए जाने की मांग की है। हाल तो ये हो गया कि गोरखपुर में एक जनसभा के दौरान वो रोए भी कि किस तरीके से मछुआ समाज को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी इससे पीछे नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि यूपी में यादवों के बाद पिछड़ी जातियों में दूसरी सबसे बड़ी आबादी निषादों की है और उनकी उपजातियों की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद फूलन देवी की बहन रुक्मिणी देवी निषाद को यूपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। लेकिन समाजवादी पार्टी में एक और कद्दावर नेता हैं शंखलाल मांझी, जो कि सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। उनकी इस मामले पर क्या भूमिका दिख रही है या सपा ने उन्हें किस तरीके से लगाया है इस काम में, और वो इसकी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है शंखलाल मांझी को अपने प्रोग्राम में। सर, भाजपा की तरफ से, सपा की तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि निषाद कम्युनिटी को अपने पाले में रखें, अपने खेमे में रखें। आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक भारतीय मछुआ महासंघ भी बनाया है, उसके आप अध्यक्ष हैं, गवर्नर से भी आप मिले। आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें चुनाव के समय ही क्यों इतनी तेजी से उठती हैं और बाकी 4 साल बिल्कुल पर्दे के पीछे रहती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। जहाँ तक भारतीय मछुआ महासंघ के माध्यम से इस समाज के लिए लड़ाई लड़ने की बात है, तो भारतीय मछुआ महासंघ आज नहीं, आपको अगर याद होगा तो आज से काफी अरसा पहले यही भारतीय मछुआ महासंघ के तत्वाधान में दिल्ली में जो कार्यक्रम होने जा रहा था केंद्र सरकार के विरोध में, और उस कार्यक्रम में, उस धरना प्रदर्शन में 1.5 से 2 लाख मछुआरा समाज को वहां दिल्ली पहुंचने का एलआई रिपोर्ट और वहां के दिल्ली इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था। तो यही भारतीय मछुआ महासंघ तब से काम कर रहा। वो दुर्भाग्य था कि कार्यक्रम के एक ठीक अगले संध्या पर पूर्व राष्ट्रपति जनाब अब्दुल कलाम साहब का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो पोस्टपोन करना पड़ा था हमें। ठीक बात है सर, हर तरीके से इस मामले पर प्रयास किया गया, लेकिन 20-25 साल हो चुके, अभी तक इस मामले पर कोई सफलता नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। सफलता की बात जहां तक है, हमारा मछुआरा समाज आज के डेट में, आज के तारीख में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। अब उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए संजय निषाद जी लगे तो हैं। देखिए, आदमी के कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, चुनावी मौसम में, जब 2022 का चुनाव था, 2017 का चुनाव था, 2019 के चुनाव में, ये संजय निषाद समाज को, 14% मछुआरा समाज को गुमराह करने का काम किए, और तब अपना निषाद मुख्यमंत्री बनाने का काम, सपना दिखाया, निषाद मंत्री बनाने का सपना दिखाया, और कहा समाज से कि आरक्षण तब मिलेगा, सरकार बनाओ आरक्षण पाओ। ये नारा दोनों चुनाव में इन्होंने दिया। हमारे भोले भाले समाज उनके बहकावे में आकर के और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के केंद्र और प्रदेश में सरकार बना दिया। क्या आरक्षण आज तक मिला? क्या जब ये स्थगन आदेश हुआ था शासनादेश पे, तो योगी जी की सरकार, भाजपा की प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के 14% मछुआरों के
हक पर जब रोक लगाना था तो जिस दिन हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ उसके तीसरे दिन उस पर शासनादेश जारी कर दिया, रोक लगाने वाला आदेश जारी हो गया। लेकिन जब हाईकोर्ट 3 महीने के बाद हाईकोर्ट ने वो स्थगनादेश खारिज करके और प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि ये 22 दिसंबर 2016 का शासनादेश का अनुपालन किया जाए, यानी मछुआरों को जो आरक्षण की सुविधा वाला शासनादेश है उसका अनुपालन किया जाए, तो जोगी महाराज जी की यह भाजपा सरकार 2 साल 3 महीना तक उसको ठंडे बस्ते में डाले रखा। 2 साल 3 महीने के 2.25 साल के बाद जब हमारे पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में फिर से अर्जी लगाया और चिल्लाया कि योर ऑनर, हमने सारी प्रयास कर लिया, प्रदेश सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाले रखी है, ये अपमान मेरा नहीं, ये अपमान हाईकोर्ट का हो रहा है। और जब हाईकोर्ट ने इस पे कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया तो जोगी जी की महाराज की धन्य हो और उनकी सोच को धन्य हो। 14% मछुआरों का जिससे अधिकार मिल गया होता, लाखों लोग अब तक रोजगार पा गए होते, नौकरी पाए होते, तमाम सुविधाएं, शिक्षण सुविधाएं मिल गई होती। उन्होंने उस शासनादेश 22 दिसंबर 2016 का शासनादेश जो 1930 की जनगणना में परिभाषित जातियों को परिभाषित किया गया था, उस शासनादेश का अनुपालन नहीं किया, बल्कि जानबूझ करके आर्टिकल 341-42 का वायलेशन करते हुए, 341-42 का वायलेशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार को मालूम है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में निकालने अथवा उसके अंदर समाहित करने का अधिकार या तो लोकसभा को है या तो राष्ट्रपति में निहित है, प्रदेश सरकार को नहीं है। ये जानते हुए और अगर शामिल किया जाएगा तो आर्टिकल 341-42 का वायलेशन माना जाएगा। ये जानते हुए उन्होंने इन जातियों, वंचित जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने वाला शासनादेश जारी किया। लेकिन संजय निषाद जी तो अपने आप को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मल्लाह कहना पसंद करवाते हैं। उनकी क्या भूमिका, क्या आपको लगता है कि वो भी मछुआ समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं सर? ये बात आप उनसे पूछिए कि आप क्या काम कर रहे हो। 10 साल तो हो गया, होने जा रहा है, और 10 साल में जब आप लगातार आरक्षण दिलाने की बात करते हो तो क्या परेशानी है? आपने बार बार कहा, समाज को सपना दिखाया कि सरकार बनाओ, आरक्षण पाओ, और हमारे भोले वाले समाज ने तुमको वोट दे करके तुम्हारी पार्टी को जिताने का काम किया, तुम्हारा सरकार बना दिया। आज केंद्र और प्रदेश डबल इंजन की सरकार का नारा दिया जा रहा। तो जब डबल इंजन की सरकार प्रदेश से लेकर केंद्र तक मिलकर के है और उसी सरकार के आप अंग हो, उसी सरकार को उत्तर प्रदेश के 14% करोड़ों मछुआरों का वोट दिलाए, तो आप आरक्षण क्यों नहीं दिला पाए? आज तक आरक्षण क्यों नहीं जारी हुआ? हम किसी का आरक्षण के विरोधी नहीं है। ईडब्ल्यूएस, इनका आरक्षण अगर केंद्र, प्रदेश से लेकर केंद्र तक 24 से 48 घंटे के अंदर अगर पारित हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश में हमारा फिशरमैन कम्युनिटी का, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह हमारे साथ अन्याय किया जा रहा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर आपके अपने चुनाव से जुड़ा हुआ। 2027 के विधानसभा चुनाव में कहां से तैयारी आप कर रहे हैं सर? हमारा कटहरी विधानसभा 20 साल से हम यहीं पर लगे हुए हैं, और चुनाव की बात नहीं रहती है हमारे क्षेत्र के लिए। हम लोग 12 महीना 300 दिन, मैं रहूंगा या मेरा बेटा, उस क्षेत्र जवार में जीने मरने, बरही तरही, शादी ब्याह,
कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, युवाओं का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में हम लोग शरीक होते रहते हैं और 12 महीना 30 दिन हम वहीं पर लगे रहते हैं। चुनाव कहाँ लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लड़ाना है कि नहीं लड़ाना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। लेकिन लेकिन सर, अंबेडकर नगर में तो आपकी अपनी राजनीति के लिए बहुत चुनौतियां खड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर तो लालजी वर्मा, राम अचल राजभर जो आपके विरोधी हुआ करते थे, अब आपके साथ यानी सपा में वो आ गए। तो शंखलाल मांझी जी को स्पेस कैसे मिलेगा अंबेडकर नगर में? शंखलाल मांझी को स्पेस मिलेगा नहीं, मिलना है हमको। वहां की जनता हमको चाहती है। हमने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी जाति पात की राजनीति नहीं किया और मैं अपने क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र में जहाँ के बड़ी आबादी 25% आबादी वर्ण समाज की ही है, वो हमारे सबसे बड़े समर्थक हैं। वहाँ पर हमारा जो बैकवर्ड लॉबी के जो हमारा निषाद समाज हुआ, चाहे यादव समाज हुआ, चाहे अन्य पिछड़ी जातियों के जो लोग हैं, सभी लोग हमको पसंद करते हैं। यानी दलित समाज का भी हमारे साथ लगाव हमेशा बना रहा। यानी कटहरी से तैयारी हो रही है सर। लेकिन कटहरी में तो उपचुनाव हुआ, तो आप क्यों नहीं लड़े सर? सपा ने आपको क्यों नहीं लड़ाया जब लालजी वर्मा की सीट खाली हुई थी? मैंने पहले कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, ये किसको कहाँ लड़ाना है। नहीं, आपकी मंशा थी कि आप वहां से लड़ते? मंशा नहीं, हमारा जो है, हम तो ये समाजवादी पार्टी के आज से नहीं, जब से संस्थापना हुआ तब से हम समाजवादी पार्टी के रहे हैं रहेंगे। तो हम एक वफादार और अनुशासित सिपाही हैं। जो आदेश, जैसा आदेश हो जाता है, हम हमेशा उसी के पालन में रहते हैं। और आज भी मैं कह रहा हूँ, यद्यपि माननीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे साल भर पहले 5 जनवरी को 2025 को हमारी उनसे विस्तृत वार्ता हुई थी, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था कि कुछ राजनीतिक कमी कुछ हुई है और अब भविष्य में उसको मतलब ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग तो एक बार बात जब हो जाता है तो उसको मान के चलते हैं। नहीं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ संजय निषाद हैं, निषादों मल्लाहों को संबोधित करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए एक बड़ा चेहरा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस फिगर का कोई आदमी नहीं दिखता? आप हो सकते हैं, लेकिन आपको ये कार्यभार नहीं मिल रहा है। देखिए, ऐसा है, हमको कारोबार इसके बारे में कारोबार नहीं मिलने की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे 1 साल पहले ही इस जिम्मेदारी को हमको दिया था और मैं तब से लगातार लगा भी हूँ। ऐसा नहीं, हम अपने समाज को जोड़ने के लिए कोशिश में हूँ। अब वो जहाँ उचित समझेंगे वो ऐसा करेंगे। मेरे लिए कोई चुनाव लड़ना न लड़ना बड़ी महत्व की चीज नहीं है। बड़ी महत्व की चीज है कि हमारे जो विचार हैं, हम समाजवादियों की जो विचार है, दबे कुचले वंचितों को किस तरह से अधिकार मिले, तो उस मिशन, ये हमारे लिए एक मिशन है और उस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं। खैर, ये बात तो माननी पड़ेगी कि शंखलाल मांझी जी बहुत पुराने समाजवादी लीडर हैं और राजनीति में इनका सफर चाहे बहुत ऊपर रहा हो या नीचे की तरफ रहा हो, अभी भी समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं, कभी उन्होंने इसका साथ नहीं छोड़ा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये पूछते हैं सर कि जिस तरीके से राम अचल राजभर, लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में आए बसपा को छोड़ के, क्या गारंटी है वो कितने दिनों सपा में टिके रहेंगे? ये देखिए, जब आदमी किसी विचारधारा से जुड़ता है, यूँ तो राजनीतिक व्यक्ति के बारे में ये बात है, कुछ लोग कहते हैं कि जिनका मतलब राजनीति में कोई अस्थाई दोस्ती दुश्मनी नहीं मानते हैं, लेकिन एक विचारधारा होती है। हमें विश्वास है कि हम समाजवादियों की जो सोच है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और सारे समाजवादियों की, हम आपस में कोई भेदभाव नहीं करते हैं।
हम सबको एक समान अधिकार सम्मान देते हैं। तो जो हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमसे अलग नहीं होना चाहेगा। हम सर, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर आपके साथ रहे, लेकिन उसके बाद से वो भाजपा के साथ चले गए। मैंने आपसे बता दिया कि कुछ लोग इस बात को मानते, इस विचारधारा के होते हैं, अस्थाई दोस्ती अस्थाई दुश्मनी नहीं मानते। और जहाँ तक ओम प्रकाश की बात है, ओम प्रकाश राजभर जी की, तो भाई वो जो है उनके बारे में तो पूरा जग जाहिर हो चुका है कि उनकी सोच क्या है। वो कब पलटी मारेंगे और कब किस नेता के बारे में बुराई करने लगे और कब वो उनका आदर्श बन जाएगा, इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप ओम प्रकाश राजभर जी? कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि समाज देख रहा है उनके बारे में आकलन हम क्यों करें कोई चीज का। उस आपके साथ रहे हैं, हमारे साथ रहे, हमारे साथ जब रहे तो हमारे साथ अच्छे विचार थे उनके। अब जाहिर सी बात है, संगत का गुण होता है, संगत के गुण जाए। तो जैसे पार्टी के साथ रहेंगे, जब जिस पार्टी के साथ आज वर्तमान में है उस पार्टी का बयानवीर लोग हैं। वो समाज को बांटो राज करो की नीति अंग्रेजों के नीतियों को फॉलो करने वाले लोग हैं। जब वोट लेना होता तो बड़ी बड़े सब्जबाग दिखाए जाएंगे, काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार आएगा, दिया जाएगा हर साल, महंगाई 90 दिन में दूर कर दी जाएगी, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा। और क्या किया गया? पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, सारी चीज तो बेच दिया। लौट के आते हैं यूपी पे। अब ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बात कही है कि वो गाजीपुर की सीट जहूराबाद के बजाय आजमगढ़ की अतरौलिया से लड़ेंगे। आजमगढ़ में कोई भी सीट भाजपा या उसकी सहयोगी पार्टी को नहीं मिली 2022 में। अब ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के इस मजबूत किले में सेंधमारी के लिए उतर रहे हैं। ऐसा है, जब तक ऊंट पहाड़ नहीं दिखता है तब तक वो शायद उसको अपनी ऊंचाई का अंदाज नहीं हो पाता है। आजमगढ़ समाजवादियों का किला है और उस किले को भेदने के लिए उनका जो मेन समाजवादी पार्टी को मेन विरोध करने वाली बीजेपी आज तक तो मुकाबला करते करते थक चुकी है। अब अपने सिपह सालार को लगाना चाहती होगी तो हमें स्वागत है उनका, देखते हैं। बलराम यादव हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, आना चाहते हैं तो हमें, हमारे वहां पर आजमगढ़ के कम धुरंधर हैं क्या? माननीय बलराम यादव जी हो, चाहे माननीय दुर्गा प्रसाद जी हो, चाहे रमाकांत जी हो, माने जी आजकल तो जेल में है। यह सरकार में बदले की भावना वाली सरकार है और वीर यदुई को दबा के रखने का उनका मूल मंत्र है। तो ऐसे वहां का हमें ना, उनको कौन रोक रहा है? एक बात वो बार बार कहते हैं अखिलेश यादव जी के बारे में और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में कि ये दिन में भाजपा के नेताओं की बड़ी बुराई करते हैं और रात में बुके लेके पहुंच जाते हैं। अब वो जो जो जैसा करता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है। हम समाजवादी लोग हैं, हम राजनीति में ये ठीक है कि जिसकी सरकार है उसके वहां अगर कोई काम लेके जाएगा तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि बुके लेकर गया। या ऐसा है कि सरकार में आज दूसरे की सरकार बन जाए तो क्या उसके जनहित के जो काम होंगे उसके लिए सरकार से कहा नहीं जाएगा? अब ये तो जो अपनी जिनका जैसा स्वभाव रहता है वैसा सोचते हैं दूसरे के बारे में। आपके जिले के एक और नेता हैं राकेश पांडे, जिन्होंने राज्यसभा में जलालपुर से राज्यसभा में जिन्होंने भाजपा के लिए वोट किया, सपा से क्रॉस वोटिंग की, उनकी राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
अब वो काल परिस्थितियां रही होगी, उन्होंने ऐसा किया होगा, और अगर वैसा किया होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बारे में फैसला करेंगे ना। वो तो मैंने पहले कह दिया कि भाई ये विशेषाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, तो जो चीज हम जिसका कोई अधिकार ही नहीं हम लोग के, वो तो उसके बारे में हमसे कोई कमेंट क्यों लेते हैं। एक आखिरी सवाल से सर इंटरव्यू को कंक्लूड करेंगे। यूपी की विधानसभा चुनाव को देखें तो अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी सहयोगी दल कांग्रेस के अलावा, हालांकि अभी गठबंधन का ऐलान होना बाकी है, होगा नहीं होगा कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने यूपी की सभी क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ रखा है, अखिलेश यादव के साथ कोई नहीं दिखता है। क्या इसका चुनाव पे फर्क पड़ेगा? देखिए, ये आज का जो राजनीति का युग का ये फर्क होता है ना, तो आजकल की राजनीति जो है गठबंधन की राजनीति हो गई है, और हमारे साथ भी, हम भी कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन, महागठबंधन है। आगे चुनाव के बारे में आपने एक अच्छा दिशा के चुनावी रणनीति के बारे में आपने एक अच्छा सवाल किया है। बहुकोणी होना चाहिए, तो बहुकोणी मुकाबला हमारे समाजवादियों में, हम समाजवादियों में बहुकोणी मुकाबला संभालने के लिए बहुत ही योद्धा काफी हैं, बहुत योद्धा हैं, वो मुकाबला संभाल लेंगे। बहुत धन्यवाद सर। शंखलाल माझी जी से हमारी ये विस्तृत बात आपने सुनी, और 2027 के विधानसभा चुनाव में शंखलाल माझी जी की कितनी भूमिका होती है, कहां से चुनाव लड़ते हैं, ये आगे आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोले भारत से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आप मेरे साथ यूपी की बात मनीष के साथ में बने रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।